नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें पहले प्रश्न की तो कहा गया है भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या है? तो परिवहन को तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, वित्त आदि शामिल होते हैं। यहाँ पर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें प्राइमरी में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग है और टर्सरी में सेवा क्षेत्र है, यानी सर्विस सेक्टर है। तो ये तीनों चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव होता है और इसी कारण चंद्रमा पर एक दूसरे की बात सुनना असंभव होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है ये विस्फोटक की श्रेणी में नहीं आता है। विस्फोटक कौन कौन से होते हैं? तो TNT, TNP, TNG, RDX, डायनामाइट और बारूद ये विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है जो ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने के प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोलियम जो है वो जैव उर्वरक नहीं होता है। बाकी नील, हरी शैवाल, एजोला और अल्फा अल्फा ये सभी जैव उर्वरक होते हैं। जैव उर्वरक से तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म जीवाणु से है जो पौधों के उपयोग के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जैव उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता कराना है। अगला प्रश्न है, शल्यक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? तो आर्थ्रोप्लास्टी का होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना, इसे आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, आर्थो का संबंध हड्डी से होता है तो इससे भी आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्यूमर के निदान में इनमें से कौन सा रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के निदान में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन जो होता है इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन मेडुला से स्रावित होता है और यह हार्मोन संकट के समय सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह हार्मोन क्रोध, तनाव, भय ऐसी स्थितियों में अधिक स्रावित होने के कारण लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कलारी पट्टू है। कलारी पट्टू क्या है? तो ये शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली है। कलारी पट्टू एक मार्शल आर्ट है जो शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली है। इसे गठिया अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है? तो जो नाग एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है और अग्नि माध्यमिक पारस प्रक्षेपास्त्र है। ये आपकी नाग की तस्वीर आपको दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्राकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ये आपका कथन सही है। प्रकाश तंत्र का प्रयोग करके संचार की गति बहुत तीव्र होती है और इसके संचालन में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश तंतु में प्रयुक्त कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सिलिका या सिलिका ऑक्साइड है जो बालू से प्राप्त होता है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण रक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा
पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष 1972 में नैरोबी में स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये सही कथन है आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय उष्णता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो विश्व में बेहतर संपर्क हो, ये कथन सही नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों के कारण वायुमंडल अधिक ऊष्मारोधी होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, किसे होता है? तो सर्वाहारी को होता है। जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, यानी जो मांस भी खाते हैं और शाक फल भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अपघटक उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनका अपघटन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपका बना है इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए जो घास पत्ते हैं, फूल पेड़ हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। इनको खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको आसानी से दिख जाएगा। अब यहाँ आप समझ सकते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे आपका खरगोश हो गया, खरगोश टाइप के जो होते हैं, हिरन होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कुछ मनुष्य भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता, ये इनको खाएंगे तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता, इन्हीं को अपघटक कहते हैं। जैसे सांप है, सांप को गरुड़ खा जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? गरुड़ को अपघटक कहते हैं। या ये सभी जीव मर जाए उनको जो खाते हैं, जैसे गिद्ध हो गए, तो गिद्ध क्या होते हैं? मरे हुए जानवरों को भी खाते हैं, यानी वो करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? अपघटित कहते हैं। और इनको सबको ये क्या होता है? जो अपघटित कर दें, यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी अपघटक यानी तृतीय उपभोक्ता के रूप में देखते हैं। और जो गिद्ध होते हैं उनको भी तृतीय उपभोक्ता के रूप में देखते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी में, यानी जो साइलेंट वैली है उसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी है कहाँ? तो ये केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। यहाँ की जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है और इसे एक राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीयता वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख कारक गैसें सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश स्वीडन, नॉर्वे और अमेरिका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध कत्थक से है? कत्थक से संबंध किसका है? तो सितारा देवी से है। जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक है, उस्ताद विलायत खां सितार वादक है और मास्टर फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच से संबंधित कलाकार हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है जो संबंधित है किससे है? तो ये प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने या उर्दू भाषा सिखाने से संबंधित है। क्या? तालीम परियोजना, तालीम योजना। उत्तर प्रदेश की तालीम योजना उत्तर प्रदेश सरकार व दूरदर्शन के संयुक्त प्रयासों से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को उर्दू भाषा से परिचित कराना था। अगला प्रश्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है किसका है? तो ये ऑल इंडिया रेडियो का है, आपने पढ़ा भी होगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1930 में हुई थी। यह भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्था तरुण भारत संघ किस राज्य में कार्य कर रही है? तो तरुण भारत संघ जो है ये राजस्थान राज्य में कार्य कर रही है। ये एक गैर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य बिना किसी जाति और धर्म की परवाह किए पुरुषों, महिला और बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्य करना है। कौन सी योजना है? तो तरुण भारत संघ योजना है। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था?
तो ये था लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर गांधी जी के साथ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वेब मिलर और स्वदेशी आंदोलन के दौरान एच नेविल्सन भारत में मौजूद थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की सी बर्ड परियोजना का संबंध है किससे है? तो मुंबई नौसैनिक बेड़े के अधिकांश भाग को कारवार स्थानांतरण करने से इस परियोजना का संबंध है। अगला प्रश्न है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, क्या है? ये अमरमूल है। साखी शबद रमैनी कबीरदास जी की रचनाएं हैं। असल में कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने किसी भी रचना को लिखा, स्वयं नहीं लिखा है। इनके जो वक्तव्य होते थे, इनकी जो काव्य कृतियां होती थी, ये जो पद दोहे बोलते थे, उन्हीं को संकलन किया गया है। तो उस वही है साखी शबद रमैनी। बाकी कबीरदास जी ने अपने आप से कोई भी ग्रंथ, किसी भी कृति की रचना नहीं की है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि साखी शबद रमैनी जो है वो किनकी रचनाएं हैं, तो कबीरदास जी की मान ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्राइस ऑफ पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो रफीक जकारिया हैं प्राइस ऑफ पार्टीशन पुस्तक के लेखक। एस गिल की पुस्तक पैथोलॉजी ऑफ करप्शन है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये रमन प्रभाव दिवस, यानी रमन जो थे वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके जन्म दिवस पर 28 फरवरी को रमन प्रभा के आविष्कारक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्म दिवस था, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है किससे है? तो ये भारत की स्वतंत्रता से है, और इस पुस्तक के लेखक एंथोनी रूड व डेविड फिशर हैं। ये दोनों लोग इनके लेखक हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, और सिक्किम की भूटिया जनजाति द्वारा लोसांग एवं लोसर उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो ये फ्रांस में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। प्राचीन वैदिक साहित्य में देवी सरस्वती, देवर्षि नारद के हाथों में वीणा को दिखाया गया है। ऐतिहासिक युग में नागवंशी शासक उदयन और गुप्त शासक समुद्रगुप्त का वीणा वादक के रूप में उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर वीणा को प्राचीनतम वाद्य यंत्र कहा जाता है। इनमें से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो संगीत कला अकादमी और ललित कला अकादमी, ये दोनों अकादमी जो है ये नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देती हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी, याद रखिएगा। और यह संगीत, नृत्य, अभिनय पर भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी सहायता देती हैं। दोस्तों, ये थे कुल आज के प्रश्न जो आज की श्रृंखला में शामिल किए गए थे। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ऐसे ही क्लास टाइम पे मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर ऐसी ही एक शानदार क्लास के साथ आपसे मिलते हैं।